ठीक, दो वीडियो अपलोड करना हो कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग पढ़ेंगे विशेषताएं। नंबर 1 लिखिए, सबसे पहले आकार। आकार लिखिए, इसमें लिखना है भारत का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा एवं विस्तृत लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, लगभग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। जहां पर हम अनुच्छेद आप 395 लिखे हैं, वहीं क्वेश्चन में 444 भी लिख लीजिए। इसको भी डालने दो, वहां पे लिख दो 444। दूसरा कर लिए, ऐसा करके भी बना ऐसे लिखिए, नंबर करके लिखिए। भारतीय संविधान लोकतंत्रात्मक संविधान है। लोकतंत्रात्मक संविधान है जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है। जनता में निहित होती है। अगला लिखिए, नंबर 1, भारतीय संविधान एकात्मक एवं संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक एवं संघात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या हुआ? नहीं मालूम मतलब इसका क्या हुआ भाई? बात तो नहीं हो, चाहे इसको एकात्मक एवं संघात्मक कहो, चाहे अर्धसंघात्मक कहो, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जैसे अमेरिका में आप देखे होंगे, अमेरिका में मुख्यमंत्री नहीं होता, वहां पे राष्ट्रपति ही पूरे देश का होता है। ठीक, हमारे यहाँ क्या है, हमारे देश का एक राज्य का एकात्मक शासन चलता है
और संघात्मक भी चलता है। वे राज्य के अपने अलग तरीके होते हैं, उसका अलग मालिक होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, और एक देश का अलग होता है क्योंकि राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है ना। तो हमारे यहाँ एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, इसीलिए इसी कभी कभी अर्ध संघात्मक व्यवस्था या शासन, व्यवस्था में शासन है, लिख लो इसको। इसीलिए इसे अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली भी कहा जाता है। प्रणाली भी कहा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली इसको रेटिंग लिख लो, इसको रेटिंग बना लो, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली देखिए, भारत में संघ तथा राज्य संघ तथा राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें संसद सर्वोच्च होता है। भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है। जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। सभी कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती है। राष्ट्रपति में ही निहित होती है। पर शासन की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। और राष्ट्रपति इन्हीं के परामर्श से कार्य करता है।
मंत्रिपरिषद, देखो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए इसमें आपको समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अभी ये लास्ट वाली जो वर्डिंग हम लिखवाए हैं, इसी से 4 से 5 सवाल पूछता है। देखिए सबसे पहले तो कह रहा है कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक, संसदीय शासन प्रणाली में सर्वोच्च स्थान किसका होता है? संसद का होता है। और संसद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और कार्यपालिका की शक्तियां भी राष्ट्रपति में निहित होती है, ये तो क्लियर है। लेकिन अब यहाँ जो घुमा के पूछेगा, अगर वो पूछता है कि कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती हैं, तो राष्ट्रपति में। वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां किस में होती हैं? मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री। ठीक, मंत्रिपरिषद का मतलब ही प्रधानमंत्री होता है। और जो एक सवाल और बहुत पूछता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लास्ट में लिखवाया ना, उसको डलाए वो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। देखिए इसका मतलब क्या होगा? हमारा जो राष्ट्रपति है वह हमारे देश का अध्यक्ष भी है और पहला व्यक्ति भी है। ठीक, भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर हम उसकी शक्ति की बात करें तो उसके पास शक्ति बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे संविधान में पूरी शक्ति किसको दिया गया है? मंत्रिपरिषद को। मंत्रिपरिषद हम लोग किसको कहते हैं? कौन कौन से मंत्री? मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बताओ भाई, कौन बताएगा? कैबिनेट मंत्री। हाँ ठीक, ये मंत्री हो गए। अब इस तीनों मंत्री को मिला के हम क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद कहते हैं। और ये जो मंत्री होते हैं लगभग ये किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, या लोकसभा के दल का नेता कौन होता है? भाई जो लोकसभा, देखो ऐसे समझो, मान लीजिए कि 545 या 46 चुन के हैं, हाँ 546 लोग चुन के गए हैं, तो इसमें से लगभग आधे से ज्यादा लोकसभा के रहेंगे, आधे से ज्यादा ये मंत्री बन जाते हैं, चाहे वह कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो। इन तीनों को मिला क्या कहा जाता है? मंत्रिपरिषद कहा जाता है। और इस मंत्रिपरिषद, मान लीजिए 546 में अगर चलिए 250 लोग क्या बन गए? मंत्री बन गए। अब इन 250 लोगों ने क्या किया कि एक अपने दल का नेता चुनता है, लोकसभा के दल का नेता, जिसको कि प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो जो दल का नेता होगा तो प्रधानमंत्री बन गया। जो प्रधानमंत्री बनता है वह पूरे मंत्रिपरिषद का क्या होता है? मालिक होता है, पूरे मंत्रिपरिषद का मालिक होता है। और राष्ट्रपति के लिए हमने लिखाया है कि वह कोई भी काम मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही करता है। तो इसका परामर्श मतलब प्रधानमंत्री का परामर्श। ठीक, अब क्या करेगा कि ये प्रधानमंत्री जो इनको कहेगा वही ये परामर्श देंगे, जो ये परामर्श देंगे वो राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो वास्तविक शक्ति किसके पास है? आई ना, समझो फिर से निकला। हमने कहा लिखा है कि राष्ट्रपति देश का अध्यक्ष होता है, भारत का पहला नागरिक होता है, कार्यपालिका का मालिक होता है। लेकिन जब वास्तविक की बात आती है तो मंत्रिपरिषद की बात आ जाती है। मंत्रिपरिषद का मालिक कौन है? ये जो कहेगा वही परामर्श देगा, जो ये परामर्श देगा वही राष्ट्रपति करेगा। इसको अगर हम लोग और व्यवहारिक भाषा में समझना चाहें तो घर में मान लो संयुक्त परिवार है, जो घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है
व्यवहारिक रूप से मालिक उसको माना जाता है, जो सबसे बड़ा है, जो बुजुर्ग है, भैया यही मालिक है। लेकिन वास्तविक मालिक कौन होता है? जो घर का कमाने वाला व्यक्ति होता है, जिसके पास पैसा होता है। ठीक है, सेम उदाहरण आप देखोगे तुरंत आपको समझ में आएगा। अब क्या होता है, मान लो दादा आपके हैं, वो घर बैठे हैं, मालिक यही है, दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए मालिक यही है। लेकिन अगर दादा कहेंगे थोड़ा आज कुछ खाने के लिए मन करेगा, तो जो मालिक होगा अब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो लाएगा कि नहीं लाएगा। परिवार में 10 लोग हैं, तो 10 लोगों का नियंत्रण उस मालिक के पास होगा जिसके पास पैसा है, जो घर को चलाता है। ठीक, मान लीजिए अब जो 10 लोग हैं, ये लोग इस एक मालिक के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ये जो कहता है 10 लोग वही करते हैं। और जो दादा आपके हैं, इनको केवल दिखाने के लिए गाँव के मालिक है कि 4 लोग आएंगे, से कोई शादी विवाह देखने के लिए आया, हाँ भैया घर के मालिक यही है, जो ये कहेंगे वही होगा। और धीरे से काम में बता दिया जाता है कि 10 लाख से नीचे नहीं होना है। ठीक, या वो मालिक है, ठीक है, लेकिन लेन देन की बात कौन करेगा? जो घर का मालिक होता है। तो सेम बातें ही हैं, राष्ट्रपति बस दिखाने के लिए है, गमछा वमछा लगा के बैठे रहो, क्या करना, मालिक यही है। बाकी काम कौन करता है? जो घर का कमाऊ व्यक्ति होता है। जो घर का कमाऊ व्यक्ति होता है वो कौन हो गया? अब वास्तविक शक्ति किसके पास है? इनके पास आई ना। अब ये जो कहेगा वही 10 लोग करेंगे, जो ये कहेगा ये लोग करेंगे, जो ये कहेगा वो ये करेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है कि कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में होती हैं, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियाँ प्रधानमंत्री में होती हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में दोनों एक साथ नहीं देता है। ठीक, बात यही कहते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तुलना होती है, तो वास्तविक शब्द लगेगा तो प्रधानमंत्री के पास है। क्लियर हुआ इतना ना? तो वास्तविक का मतलब क्या होगा, कार्यपालिका का मतलब क्या होगा। तो राष्ट्रपति को समझिए कि एक तरीके से बना के रखा गया है, तो आप खाली बने रहो, सारा काम हम करेंगे, या काम आपके नाम से होगा लेकिन तरीका हमारा होगा। जैसे कह दिए ना, शादी तय हो गई, दादाजी से आवाज दिए भैया 10 लाख रुपये चाहिए, तो दादाजी थोड़ी बोल रहे हैं, कह दिया कि 10 लाख से कम अगर करेंगे तो कल से आपका सिस्टम क्या कम कर दिया जाएगा। तो ये बेचारा सोचता है कि यार इन लोग के भरोसे तो हम खा पी रहे हैं, कल हमको पानी कौन देगा, कल कौन क्या करेगा, तो जो ये कह रहे हैं वही हम पालेंगे। तो सेम बात राष्ट्रपति में ये आती है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो जो प्रधानमंत्री कह रहा है राष्ट्रपति वही करता है। नहीं करेगा तो राष्ट्रपति 5 साल के लिए आया हुआ है, उसके नियुक्ति की प्रक्रिया जो हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक है। 61 में क्या है? महाभियोग है। महाभियोग की प्रक्रिया होती है कि अगर आप ठीक से नहीं रहेंगे, जो हम कह रहे हैं आप उसको नहीं मानेंगे, अपने लोगों को मतलब मंत्रिपरिषद के लोगों को मिला करके तुरंत आपके खिलाफ एक्शन लेवा लेंगे, एक प्रस्ताव पारित करा देंगे, कह देंगे कि ये काम करने में सक्षम नहीं है, ये पागल है, दिवालिया है, दुनिया में आरोप लगवा देंगे। और 2/3 बहुमत से जब पास हो जाएगा तो आप 5 साल के पहले 2 साल में ही आपका पद क्या हो जाएगा? आप आगे राष्ट्रपति से अपने घर, इसलिए पद में बने रहना है 5 साल, तो जो ये कहेगा वो आपको करना है। समझ आएगा ना? इसे ये हमारे संसद की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति एज ए मुहर, रबड़ का मुहर जिसको नहीं कहते कि जहाँ पर चाहे वो मुहर किसके पास है? प्रधानमंत्री के हाथ में है। सारा कुछ काम उसे, चूंकि अध्यक्ष है, सारा काम होता है राष्ट्रपति के नाम पे। बात समझौता हम करेंगे लेकिन मुहर किसकी लगेगी? राष्ट्रपति। विदेशों से संधि हम करते हैं लेकिन किसका माना जाता है? राष्ट्रपति का। तो बात वही हो गई कि दूसरे के कंधे को रख के वो बंदूक चलाना। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति क्यों नहीं बोलता है, यहाँ तक कि इसके बाद इतनी पावर नहीं दी गई है कि अगर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई काम करने के लिए कहता है तो उसको वह काम करना है। लेकिन थोड़ी सी कंडीशन बीच में रखी गई कि मान लीजिए कि जब हम राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल पढ़ाएंगे,
राष्ट्रपति के पास कभी कभी राष्ट्रपति करता क्या था, किसी चीज को वापस कर देता था, नहीं करेंगे, नहीं ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन किया गया। 44वां, अगर राष्ट्रपति, फिर पावर ये दिया गया कि एक बार राष्ट्रपति के पास ये पावर है, अगर उसको ठीक नहीं लग रहा है तो वापस कर सकता है, लेकिन अगर दोबारा वही विधेयक, वही फाइल या कुछ भी आप कर सकते हो, उसी रूप में या परिवर्तन के रूप में अगर उनके पास आती है तो उनको सिग्नेचर करना ही होता। मतलब आप ऐसे समझो कि मान लीजिए सर, जैसे जब मतलब बना दी कि आपको करना ही पड़ेगा तो वो वापस करने का कोई मतलब ही नहीं है। वही तो बात हो गई ना। पहले क्या था, मंत्रिपरिषद ने जैसे कह दिया कि चलो 3 तलाक की हम लोग बात करते हैं, 3 तलाक में मंत्रिपरिषद पास कर दिया कि यह 3 तलाक, 3 बार मौखिक रूप से तलाक कहा जाता है, अगर कोई कहता है तो उसको सजा मिलेगी। वो फाइल कानून कब बनता है, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद वो आता है राष्ट्रपति के पास, वहाँ जब उसका हस्ताक्षर होता है तब जाके वो कानून बनता है। मान लीजिए 3 तलाक का बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति के पास आ गया, अब राष्ट्रपति उसको पढ़ेगा तो कहेगा कि नहीं ये तो धर्म के खिलाफ चल रहा है, ये ठीक नहीं है। मतलब 3 तलाक उसी हिसाब से ठीक है। मतलब विधेयक क्या आया है कि मौखिक रूप से 3 तलाक देने पर सजा। अब मान लीजिए राष्ट्रपति के दिमाग में हो कि नहीं भाई उनका व्यक्तिगत मामला है, उनका धर्म है, चाहे 3 बार बोल के तलाक दे दें, चाहे एक ही बार बोल देते हैं, हमसे क्या मतलब, तो वापस कर देगा, नहीं ये बिल हम पास नहीं करेंगे, तो बिल वापस आ गया। लेकिन वो कहेगा कि संशोधन करवाओ, या कहेगा कि जो आप सजा का प्रावधान रखे हो इसको कम करो, कुछ भी कर सकता है। तो जब ये वापस फिर कहाँ आएगा, मंत्रिपरिषद पास आए, तो अगर वह फाइल मंत्रिपरिषद द्वारा हो सकता है कोई परिवर्तन कर दिया जाए और हो सकता है हूबहू फिर उनको दे दिया जाए, फिर दोबारा राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना ही करना है। मतलब 44वें संविधान संशोधन में एक बार वापस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन दोबारा अगर वो फाइल आती है उसी रूप में या परिवर्तित रूप में तो राष्ट्रपति को फिर कोई विकल्प नहीं, उनको सिग्नेचर करना ही है। मतलब एक तरीके से क्या है, मजबूरी में ही आपको करना है। हम जो कह रहे हैं आप करेंगे, क्यों, हमने आपको नियुक्त किया है। हमने मतलब हमारे लोगों ने मतलब मंत्रिपरिषद के लोग। मंत्रिपरिषद किसकी है, ये हमारे यहाँ का सिस्टम है। सर, जैसे जो राष्ट्रपति होते हैं मृत्यु दंड होता है, हाँ, उसको मतलब रोकने का या फिर मना करने का हाँ, राष्ट्रपति के पास ही हक होता है। हाँ, वो भी ये मतलब उनसे पूछ के ही करते हैं। अभी जब ये तो बात विधेयक की हो गई, उसके बाद राष्ट्रपति के पास कुछ विशेषाधिकार है। कुछ विशेषाधिकार है, जैसे किसी की सजा माफ करना, ये तो व्यवहारिक बात हो गई ना, और किसी की सजा को माफ करना या किसी की सजा कम करना, ये राष्ट्रपति का अपना विशेषाधिकार है। तो इसमें मंत्रिपरिषद में कोई हस्तक्षेप, विशेषाधिकार मतलब ये होता है हमारी अपनी मर्जी, हमारी अपनी मर्जी। तो उसमें फिर मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं होता। इससे कुछ काम ऐसे होते हैं, भाई देखो अब इतना बड़ा पद है, इतना बड़ा पावर है, सब कुछ अगर प्रधानमंत्री ले लेता तो क्या होती, आलोचना होने लगती। इसलिए अपने को बचाने के लिए उनको कुछ विशेषाधिकार दे दिया गया। चलो अच्छा, 2 चीज़ आपको करते हैं, आप किसी की सजा माफ कर सकते हो और किसी की सजा आप कम कर सकते हैं। और अभी उसके बाद फिर इनके पास 2 चीज़ें हैं। जैसे अब एक सवाल ये आप कर सकते हैं कि सर मंत्रिपरिषद मान लीजिए कि किसी चीज़ को राष्ट्रपति के पास जब भेजता है तो इसमें तो सिग्नेचर करना है, तो तय कितने दिन में करना है, क्या ऐसी कोई समय सीमा है? 14 दिन। वो तो विधेयक है, वो विधेयक है, ठीक है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। इसके लिए राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है ना, जेबी वीटो, टेबल वीटो है ना। क्या करता है, जो टेबल वगैरह आता है, जो टेबल पे आया है, रखा है, तो ये माना जाएगा कि अभी उनकी सिग्नेचर नहीं हुआ है। ये मतलब अमूमन माना जाता है कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना वो सिग्नेचर दे देंगे। और वो फाइल जब टेबल से हटा दी जाती है तो माना जाता है कि राष्ट्रपति ने जेबी वीटो को पावर का प्रयोग किया। जेबी मतलब जेब में रखना, टेबल से हटा के जेब में रखना। कब देगा कब नहीं देगा कोई नहीं जानता।
समझ में आया? जैसे मान लो यहाँ कोई चीज़ है तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि अभी इस पर प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, वो कभी भी हो सकता है। लेकिन इस यहाँ से जब हटा के कहीं और रख दिया जाता है तो उसी कहा जाता है जेबी वीटो। इसकी कोई संरचना नहीं दी गई है कि मंत्री मतलब वित्त विधेयक को छोड़ करके कुछ, जैसे वित्त का मामला जो होता है वो थोड़ा से टेक्निकल होता है, थोड़ा से संवेदनशील होता है। उस पर कहा गया है कि जब मंत्रिपरिषद से जाता है तो 14 दिन तक, 14 दिन के अंदर प्रधान राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना पड़ता है। नहीं करता है तो 14 दिन के बाद स्वतः पास मान लिया जाता है। कौन सा विधेयक? वित्त विधेयक। बाकी विधेयक के लिए ऐसा प्रावधान नहीं है। बाकी के लिए राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति की अनुमति और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है। ये कितने दिन में करेगा इसका कोई प्रावधान नहीं है। टेबल वीटो, जेबी वीटो और एक वीटो है तो वो उसका उपयोग कर सकता है। और जब इसके हम विशेषाधिकार की बात करेंगे तो इसके विशेषाधिकार में कई चीज़ें हैं, जैसे अपना त्यागपत्र दे सकता है, ठीक, किसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है, किसी की सज़ा को कम कर सकता है। इसलिए आप देख होंगे ना, अभी जब वो जो निर्भया कांड हुआ था उसकी एक पत्नी थी जो बार बार राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना के लिए आवेदन की थी। और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के मारने में कौन सी जो थी, उन लोगों ने भी राष्ट्रपति के पास 2-3 बार याचना की, क्योंकि वो जब महिला जो थी, नाम नहीं आ रहा, कोई नंदिनी करके थी, तो जब वो ब्लास्ट हुआ था, जब वो पकड़ी गई थी तो प्रेगनेंट थी उसमें, तो उसका जो बच्चा वो जेल में ही हुआ। अरे कब की बात है? तो जेल में हुआ तो मर्सी के आधार पर ये हुआ कि महिला है उनको छोड़ दिया जाए, मतलब माफ़ कर दिया जाए, दया याचना जिसको वो कहते हैं। लेकिन बहुत बड़ी चीज़ होती है ना कि अगर आप किसी एक व्यक्ति को अगर हम सज़ा माफ़ करते हैं तो ये एक परंपरा बन जाएगी। तो फिर हर व्यक्ति क्या करेगा? याचना करेगा कि हमको माफ़ कर दीजिए। तो फिर उदाहरण आप, तो अगर आप उसको नहीं माफ़ करेंगे तो उदाहरण देगा, अच्छा वो सर उनको तो आप कर दिए थे, वो तो बहुत बड़ा बम ब्लास्ट किए थे, हमारा लड़का 2 लोग को गोली मारा है। अभी तो आता ना, कोई बम ब्लास्ट किया, 200 लोग मरे, आपने उसको दया के नाम पर छोड़ दिया, और हमारा लड़का 2 लोगों से गोली मारा, उसको क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? तो ये बड़ा टिपिकल मामला, विशेषाधिकार तो दिया गया है लेकिन बहुत सोच समझ के काम किया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति के पास ये पावर है, जब चाहे जिसको चाहे सजा से मुक्त कर सकता है, ये उसे विशेषाधिकार रहेगा। आइए दूसरा लिखते हैं। इस वाली हेडिंग में हमने जितना लिख पाया इसको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से 4 से 5 सवाल पूछते हैं या बनेंगे, जितना हमने बताया अभी। नया समझ में आ रहा है? नहीं, थोड़ा बहुत आ रहा है ना, ठीक है, थोड़ा बहुत समझते रहो। हेडिंग डालिए, न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका। और स्वतंत्र न्यायपालिका देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। बहुत जल्दी तुम लोग क्लास यहाँ सुबह ट्रांसफर करवाएंगे। अरे बहुत क्या लिखिए? हाँ आगे लिखिए। भारत का संविधान लिखित है। भारत का संविधान लिखित है।
हम विधि के शासन से ही हम विधि के शासन से ही शासित होते हैं। विधि के शासन से ही शासित होते हैं। संसद द्वारा पारित कानून के उल्लंघन पर, संसद द्वारा पारित कानून के उल्लंघन पर न्यायालय उसकी व्याख्या करता है और उल्लंघन होने पर उसे अमान्य और अवैध घोषित कर सकता है। इसके लिए न्यायालय पांच प्रकार की रीट जारी करता है। 5 प्रकार की रीट जारी करता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे संविधान में एक न्यायालय की बात की गई है जो कि सबसे सर्वोच्च है। हमारा जो संसद का काम होता है कानून बनाना, ठीक, और हम लोग जो शासित होते हैं विधि द्वारा स्थापित नियमों से या विधियों से हम लोग क्या करते हैं, लिखित नियमों से हम लोग क्या करते हैं, शासित होते हैं। और उन विधियों का, उस कानूनों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसकी व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को सबसे उच्च और निष्पक्ष जांच की जैसे बताया गया है। और कोई कानून बनता है उसकी व्याख्या भी वही करता है कि कानून सही है कि नहीं सही है। अगर सही है तो लागू होगा, नहीं सही है तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जाता है। और अगर कोई कानून लागू हो गया है तो उसका जो कोई उल्लंघन करता है तो उसको सजा के रूप, अपराध के रूप में उसको सजा दी जाती है। और यह काम न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट निकालते हैं लोग, ठीक। उन 5 प्रकार की रीटों के आधार पर ही ये अपनी पूरी कानून व्यवस्था चलाते हैं। 5 प्रकार रीट का नाम मालूम है? पूरे नहीं पता है, 2-3 कौन कौन सा है? प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण और परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश और एक वो है अधिकार की इच्छा। ये 5 है, ठीक है। अभी यहाँ उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जब आगे आएगा तो डिटेल में पढ़ाएंगे। इन 5 रीटों के माध्यम से न्यायालय पूरे कानूनों का क्या करता है, व्याख्या करता है। जैसे 2 चीजें हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति की बात करता है। ये है, हमने क्या बताया, कानून कौन बनाता है? संसद, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कानून संसद से बन गया, अब बन गया, बनने तक ही हो सकता है कोई रीट दाखिल करते सर्वोच्च न्यायालय को कि जैसे मान लीजिए चलिए हम 3 तलाक की बात कर रहे हैं आपके पास, कि मान लीजिए 3 तलाक बना, अभी लागू नहीं हुआ है। अब किसी मुस्लिम नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया कि सर ये हमारा धार्मिक मामला है,
हमारी जो समुदाय की बात है, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है तो सरकार को क्यों आपत्ति है? ठीक, तो अभी ये लागू नहीं हुआ है, अभी क्या होगा, पास हो गया। अब क्या करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करेगा। सुनवाई कई स्तर की होती है, एक खंडपीठ, 2 खंडपीठ, 3 खंडपीठ और 5 खंडपीठ। छोटे मामले जो होते हैं पहले एक ही पास जाते हैं, ठीक, फिर ये जो डिसीजन देता है, चाहे उसके खिलाफ चाहे उसके पक्ष वाले, 2 पे जाएंगे, 2 के बाद सीधा 3 पे। 3 में क्या होता है, जो 3 जजों की खंडपीठ होती है, तो 3 में जो 2 लोग कहेंगे वो माना जाता है। और फिर यहाँ से मामला जब बनता है तो 5, जो बहुत बड़ा मामला होता है, वहाँ छोड़ दीजिए। संसद से पास हुआ कि 3 तलाक के कानून बनाए, हमारे समुदाय के लिए, हमारे धर्म के लिए ठीक नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, उसी व्याख्या करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुस्लिम धर्म में क्या है, उनके संप्रदाय में क्या है। उस हिसाब से वो देखेगा कि आपका धर्म कब का है, आज आप किस देश में रह रहे हैं, यहाँ की क्या कंडीशन है, महिलाओं की क्या कंडीशन है, पहले महिलाओं की कंडीशन क्या थी, आज उनकी कंडीशन क्या है। पहले महिलाओं में कोई समानता नहीं थी, सिर्फ वो घर तक की थी, तो यह 3 तलाक जायज़ था। आज महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, महिलाओं को पुरुषों के बराबर किया जा रहा है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। तो आज के दौर में, आज के समय में मौखिक रूप से 3 तलाक बोल देना ये महिलाओं के शान के खिलाफ है, ठीक। इन दोनों को पोजीशन वो करेगा तो कहेगा ना, पास होगा कि नहीं पास होगा, दोनों बातें हैं। अगर पास हो गया तो लागू हो गया, ठीक। एक तो यहाँ पे मामला हुआ सुप्रीम कोर्ट का कि ये पास हो कि ना हो गया। अब जब लागू हो गया तो फिर जो उसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ मामला जाएगा। भाई ऐसे कह दिया कोई, इतनी आसान हो जाएगा इन लोग की। अच्छा होता ना होगा ऐसे, मान लो अगर इतना क्या कर पापा मांग लो कोई, तो जैसे कोई कह दे गुस्से में कि हम 3 तलाक मतलब जो भी कहता है, और कह के बाद फिर कह दे नहीं माना जाएगा। हलाला तो बात की बात है भाई। जैसे ऐसे समझो आप, घर में झगड़ा हुआ, घर में ही झगड़ा हुआ, 2 ही लोग हैं पति पत्नी, और पति 3 बार कह दिया जाओ मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक हो गया, मान गए। अब वहाँ पर मान लो फिर वो माफी मांग जाएगी, गलती से मुझसे निकल गया तो नहीं, यही तो मैं सुनना चाह रहा था आप लोग से। हो गया आप लोग का गलती से भी अगर बोलना देखो, हमने क्या होता है पानी में है कि नहीं, कल इस शादी के साथ देखिए इनमें ये इतनी कट्टरता है। जैसे हिंदू धर्म में अगर आप देखेंगे तो पति पत्नी में जन्म मरने जीने तक का वो रहता है कि नहीं, जो हो गया वो हमारा है, अब ये ठीक। इनके यहाँ कभी भी आप देखेंगे जिनके अंदर कट्टरता पाई जाती है, उनके अंदर इमोशनल बहुत कम होता है। पति को, मुसलमानों में आप देखेंगे पति को भी हमेशा डर रहता है कि कब उनको छोड़ के न चली जाए, और पत्नी को भी डर रहता है कब उनको छोड़ जाए। मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि उनके कल्चर नहीं चाहिए, उनके धर्म नहीं चाहिए, इसलिए वो लोग इमोशनल रूप से एक दूसरे के बहुत करीब नहीं हो पाते हैं। नहीं मेरे नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि मुस्लिम विवाह एक समझौता है। समझने वाली बात मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझौता में हमेशा क्या रहता है, आदमी दिल से नहीं जुड़ पाता है, दिमाग से रहता है। इसलिए वहाँ देखेंगे कि पत्नी भी एक रास्ता खोजी पड़ी रहती है, और पति भी 2-3 रास्ता खोजी पड़ा रहता है कि अगर ये कहीं छटके हम इधर चले जाएंगे, और पत्नी सोचती है ये अगर छटका तो हम इधर चले जाएंगे। सही बता रहे हैं। तो वहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि मुस्लिम विवाह क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है, ठीक। और हमारा हिंदू विवाह क्या है, संस्कार है। दुनिया भर के अंदर नियम कानून आग जला के घुमा के ये है वो कर देंगे कि आप सोचने में भी आप डर जाएंगे कि छोड़े कि ना छोड़े। मतलब छोड़ना तो दूर की बात है,
सोच के भी डर लगेगा कि छोड़ेंगे तो वो क्या कहेगा, तो वो क्या कहेगा, उससे ज़्यादा डर लगेगा जो शादी करवाया वो क्या कहेगा ना। तो हम लोग सोचते ठीक है जो भी कम जाता है ठीक है, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ पर एकदम बिल्कुल खुला चीज़ें हैं। वहाँ पर ये आप देखेंगे तो जो हमने अभी आपसे पूछा कि क्या घर में अगर कोई गलती से भी कह दिया, तो गलती से भी कह दिया तो तलाक मांगा जाता है। ये लिखित चीज़ है मुस्लिम धर्म में। अगर गलती से भी कोई कह दिया कि 3 तलाक वाला, तो वो तलाक माना जाता है। तो अच्छा हुआ कि हम लोग के धर्म में तो गुस्से में आदमी पता नहीं क्या क्या बोल देता है, पता लगे सारी बातें बाद में बोलना, पहले यही बोल के सब खत्म कर दो। ठीक है, तो अब ये हो गया, लागू हुआ। तो अब अगर कोई उसका उल्लंघन करता है, ठीक, मान लीजिए कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी पत्नी को 3 बार तलाक कह दिया, तो वो कहेंगे अच्छा चलो अभी तक तो मामला यही घर में था, अब चलो तुमको हम कोर्ट ले चलते हैं। तो कोर्ट जाएगी, पूछा जाएगा क्या हुआ, बताएगी सर हमारे पति नहीं, पति क्या कहते हैं, शौहर कहते हैं ना मुस्लिम में, और इन्होंने हमको 3 तलाक दे दिया, क्योंकि सारा अभी 2 साल पहले कानून बन गया है कि 3 तलाक देना अपराध है। तो वो कहेगा कैसे 3 तलाक दिए हैं, तो रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग करके रखे रहेगी फोन पे या जैसे भी है, फिर प्रूफ बताइए। तो अब तो एक मामला ये भी होता है ना कि झगड़ा अगर हो रहा है तो उसे तीसरा कोई फटाक से बनाता है, और घर में हो रहा है छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं, जो मम्मी की तरफ से रहेंगे मम्मी नहीं दिखाएंगे, उस वाली पार्टी रहेंगे तो इधर ज़्यादा दिखाएंगे, तो दिखाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी सजा का प्रावधान है, भाई कानून का उल्लंघन हुआ, व्याख्या किसने किया, न्यायालय ने किया। जो कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ मतलब उसको जो भी दंड का प्रावधान वो दिया जाता है। तो मतलब कुल मिला के हमारा बताने कहने का मतलब था कि किसी भी विधि को मान्य और अमान्य घोषित करने का हक और अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, और ये माना जाता है कि न्यायालय में निष्पक्ष बातें होती हैं, न्याय की बात होती है। कोई कानून बनता है जो संसद से बन गया है, उसकी व्याख्या भी सर्वोच्च न्यायालय करता है, और लागू होने के बाद जो उल्लंघन करता है उसकी व्याख्या भी वो करता है। जो हलाला वाला मामला था, देखिए उसमें जैसे जब इनका 3 तलाक था, तो 3 तलाक जैसे मुंह से बोलने में तलाक हो गया, पत्नी चली गई। अब मान लीजिए गुस्से में हुआ तो पति को पश्चाताप होगा या गलती होगी तो फिर उसे बुलाना चाहिएगा। जब बुलाना चाहिए तो ये सब व्यक्तिगत नहीं होता है, सामूहिक होता है, ये सब सामूहिक होता है। तो जब तब उसमें ये होता है कि उसमें ये था कि भाई आपने किसी लड़की को, किसी औरत को तलाक दिया, तो उसका अपमान हुआ एक तरीके से, तो उस अपमान का बदला लेने के लिए जब आप उसको दोबारा बुलाना चाहते हैं तो आपको अपमानित करने के लिए उनका हलाला होता है। हलाला ये होता था कि उस पत्नी को या महिला को एक रात के लिए किसी पर पुरुष के साथ रहना पड़ता था, ठीक। तो उसमें ये होता था कि आपने मुझे बदनाम किया, तो उसका ये एक तरीके से बदला हो गया, अब फिर वापस आती है। तो पहले क्या था कि ये हलाला वाला काम हो जाता था, ये जो मौलवी पालन टाइप के होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पुजारी नहीं होते हैं ढोंगी टाइप के, वैसे उनके यहाँ मौलवी होते हैं। उस सब मतलब तो वो इंसान है, तो जैसे हमारे यहाँ करप्ट है उसको वहाँ पर करप्ट है, तो अधिकतर वो हलाला वो अपने शादी कराते थे। जो मौलवी होते थे उनका ये मतलब कि हलाला किसी अगर औरत का किसी पत्नी का हो रहा है तो अमूमन वो चूंकि वही करते कराते हैं भाई, जैसे हमारे यहाँ पंडित विवाह कराते हैं, उसी तरीके से मुस्लिम में जो मौलवी होते हैं वो कराते हैं। तो वो विवाह भी कराते हैं, फिर हलाला का फिर वापस वही दिलाते परंपरा के हिसाब से। तो वो करते क्या थे कि वो अपने साथ उनका हलाला करवाते थे। ये बहुत पहले हमारा समाज बहुत असभ्य था तब की बातें हैं। आज क्या है, अभी 2 साल पहले जब तक हलाला था तो मतलब इस तरीके के सम्मान में वो होता था कि किसी पेड़ से मतलब किसी चीज़ से शादी कराई जाती थी एक रात के लिए। मतलब जैसे मान लो कोई अपने पत्नी को तलाक दिया और फिर उसको दोबारा बुला रहा है, तो हलाला तो भाई धर्म में है तो हलाला तो होगा ही। तो हलाला किसी पुरुष के साथ ना होकर के बल्कि एक रात किसी पेड़ के साथ विवाह करा देना,
मतलब किसी पेड़ से विवाह करा देना, तो मान लिया जाता था कि इनका हलाला हो गया है। तो ये मतलब सब समाज की ये था कि भाई कोई पत्नी है, कोई औरत है, किसी के साथ एक रात न रहने के बजाय पेड़ पौधों के साथ ब्याह करा करके उनको वापस कर दिया जाए। तो ये तो एक बीच का रास्ता था। लेकिन जो उस समय का कट्टर और असभ्य समाज था, वो जो मौलवी हुआ करते थे, ठीक, तो ये फिर हुआ कि जब ये 3 तलाक भी एक तरीके से महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है और हलाला पुरुषों के सम्मान के खिलाफ है। तो इन दोनों को कानून से क्या कर दिया गया,